गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करी जा रही है। अब इसमें कोशिश है कि जो भी गलत नाम ऐड हुए हैं वोटर लिस्ट के अंदर उनको हटाया जाए, कोई घुसपैठिए हों उनको यहाँ पे हटाया जाए, राइट। और अगर हम बात करें ना, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में भी ये हुई, तो वहां पर लगभग 2 करोड़ 90 लाख जो वोटर के नाम थे वो यहाँ पे डिलीट किए गए, किसी की डेथ हो चुकी है, राइट। बहुत सारे ऐसे अलग अलग केसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो नंबर है उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 3 करोड़ वोटर्स को यहाँ पे नाम डिलीट किया जाना, ये अभी तक की किसी भी स्टेट या यूटी में हाईएस्ट नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है कि ऐसे तो नहीं कि गलत नाम ही काटे जा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ और इश्यूज ना हो इसके रिगार्डिंग, राइट। तो बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ आवाज भी उठा रही हैं। अब एक्चुअली इलेक्शन कमीशन से एक बात पूछी गई कि भाई आपने बिहार में किया, आप ये बताओ ना कितने घुसपैठिए आपको मिले, कितने घुसपैठिए यहाँ पे इलीगली घुस चुके थे देश के अंदर जिनके आपने नाम काटे। तो वो नाम अभी तक इलेक्शन कमीशन ने दिया नहीं है कि कितने घुसपैठिए थे, कितना नंबर था उसका। पर यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने एक बात जरूर बोली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भाई हमारी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हमारी कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, हमारी आंसरेबिलिटी है संविधान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यहाँ पे जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई चाहे भले ही एक भी फॉरेनर क्यों ना हो उस लिस्ट के अंदर, हमें काम करना है उस लिस्ट को ठीक करने के लिए। हमें काम करना है कि गलत नाम अगर ऐड हुए हैं उनको हम यहाँ पे हटा पाए। सो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, यहाँ पर कोई यहाँ पे और कोई ड्यूटी नहीं है यहाँ पे, बल्कि संवैधानिक इनके ऊपर जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है ईसीआई के ऊपर। और इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स यूटीज के अंदर ये काम किया जा रहा है, ताकि हमारे पास जो वोटर डेटा हो वो बिल्कुल सही हो, सही ढंग से वोट हो, निष्पक्ष चुनाव हो यहाँ पे, ताकि प्रॉपर जो हमारे पास रिजल्ट है वो सामने आ पाए। ये अभी कहना है यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का। देखते हैं आगे जाके सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या बात करता है, क्या हमारे यहाँ पे फाइनल निर्णय आता है। दोस्तों, डेट है आज की 7 जनवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है आज वो है भारत की राइस प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। दोस्तों, राइस के ऊपर क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार आ चुके हैं, फैक्ट्स के ऊपर भी डेटा आ चुका है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है ना, कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बन चुका है। इंडिया इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द राइस प्रोडक्शन। देखो, जो बच्चे मेरे से इकोनॉमी पढ़ते हैं प्लीज वो भी अपने जो इकोनॉमी के एग्रीकल्चर चैप्टर के नोट्स हैं उनमें अपडेशन कर लें। पहले क्या होता था, पहले चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था और इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो चुका है और चाइना दूसरे नंबर के ऊपर जा चुका है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस। प्रोडक्शन के साथ ही साथ ना, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो आप ध्यान में रखिएगा कि एक्सपोर्ट के अंदर भी भारत पहले नंबर के ऊपर ही है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस करेंटली इन द वर्ल्ड। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बताया है कि इस साल लगभग 150 मिलियन टन राइस प्रोडक्शन हुआ है भारत के अंदर। और देखो, जो लेटेस्ट डेटा है, आई रिपीट लेटेस्ट डेटा, वो है कि उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है। देखो, पिछले साल का डेटा अलग था, कई जगह इंटरनेट के ऊपर अभी भी गलती है, पर जो इस साल का डेटा आया है उसमें यूपी हैज बिकम द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय तेलंगाना, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड छत्तीसगढ़। तो थोड़ा सा टॉप 3 यहाँ पर भी, इनको भी आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। साथ में आप नोटिस करना कि जब हम बात करते हैं ना प्रोडक्टिविटी की, ध्यान से सुनो, मैं प्रोडक्शन बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, मतलब यील्ड पर हेक्टेयर। एक जमीन के टुकड़े के ऊपर ज्यादा आउटपुट कौन निकाल पा रहा है, तो आंसर इज पंजाब। पंजाब में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि पंजाब में हम ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन अच्छी है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, तो कहीं ना कहीं कम जमीन के अंदर भी ज्यादा आउटपुट निकाल पा रहा है पंजाब। इसीलिए प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा पंजाब की आपको देखने को मिलेगी। भारत काफी सारी जगहों पे राइस एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे आपका वेस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया के अलग अलग देशों में। मतलब मेजर कंट्रीज कौन सी हैं? सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, बेनिन, यूएई, इन देशों को मेजरली हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं।
बाकी नई नई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आ रही हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट सीड वैरायटीज़ हैं, उससे कहीं न कहीं और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बेहतर हो पाएगी। बाकी आप लोग जानते ही होंगे पैडी कल्टीवेशन के बारे में। दोस्तों इसको ग्रो करने के लिए हमें थोड़ा वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिन के समय 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हो और रात के समय लगभग 20 डिग्री के आसपास का। बाकी एल्यूवियल सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है। कुछ हद तक हल्की एसिडिक या एल्कलाइन सॉइल ये आपका सूटेबल इसके लिए रहती है 5.5 से 6.5 पीएच के बीच में। बाकी बारिश अच्छी खासी चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास। इसके अलावा सेमी एक्वेटिक क्रॉप है, उसको खड़ा पानी चाहिए होता है ग्रोइंग सीजन के टाइम के ऊपर। अब ध्यान रखना यहाँ पर अलग-अलग प्रकार होते हैं चावल के भी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक होता है अमन, ये इसको विंटर राइस बोलते हैं। क्यों? इसको ना एक्चुअली उगाते हैं आप गर्मियों में जून-जुलाई में, पर जब विंटर की शुरुआत सी हो जाती है ना नवंबर-दिसंबर के आसपास, तब इसको काट लिया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, एक चावल होता है औस। औस आपका ऑटम राइस होता है। ये नॉर्मली आपको देखने को मिलता है कि मई-जून में आप इसको उगाते हो एंड सितंबर-अक्टूबर के आसपास आप यहाँ पे इसको हार्वेस्ट कर लेते हो। इसके अलावा एक चावल है बोरो, ये समर राइस होता है। ये नवंबर के टाइम कल्टीवेट किया जाता है और जब गर्मियाँ आ जाती है ना मई के आसपास, उस टाइम के ऊपर यहाँ पे इसको हार्वेस्ट यहाँ पे किया जाता है। बाकी देश भर में अलग-अलग एरियाज़ में आपको जीआई टैग्ड वैराइटीज़ देखने को मिल जाएँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर थुयुमली राइस है तमिलनाडु का, फिर गोविंदो भोग है वेस्ट बंगाल का, काला नमक है यूपी उत्तराखंड का, वायनाड जीरकसाला है ये आपका केरला का और आपका तुलापांजी है आपका वेस्ट बंगाल का। ये कुछ फेमस आपको जीआई टैग्ड वैराइटीज़ ऑफ राइस आपको देखने को मिल जाएँगी। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज़ सावित्री बाई फुले जी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने पिछले सालों के मेंस के पेपर देखे होंगे, तो जीएस पेपर 4 में एथिक्स के पेपर के अंदर सावित्री बाई फुले जी के ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, वो मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो देखो अभी रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो हमारे होम मिनिस्टर जी ने ट्रिब्यूट इनको पे करी। तो थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करेंगे इनकी लेगेसी के बारे में, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। देखो इनका जन्म हुआ 1831 के अंदर नया गाँव महाराष्ट्र में, ठीक है? ये माली कम्युनिटी को बिलॉन्ग करती थी और इन्होंने महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए बहुत सारा अच्छा-अच्छा काम किया। इनफैक्ट ना भारत की पहली महिला टीचर सावित्री बाई फुले जी को यहाँ पे कहा जाता है। बहुत ही कम उम्र के अंदर इनकी जो शादी थी, वो ज्योतिबा फुले जी के साथ हो गई थी एंड इन्होंने आप नोटिस कर पाओगे क्षत्रिय सोजक समाज जो था ना जिसका फॉर्मेशन 1873 के अंदर हुआ, उसको फॉर्म करने के पीछे ज्योतिबा फुले जी और आपके सावित्रीबाई फुले जी का बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे रहा। ये जो आपका सत्यशोधक समाज था, यहाँ पर बहुत काम हुआ, सोशल इक्वालिटी के लिए, महिलाओं के लिए। बाकी इनके द्वारा आपका जो नेटिव फीमेल स्कूल पुणे है, उसको एस्टेब्लिश किया गया। महिला सेवा मंडल को इन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, ताकि महिलाओं के हक यहाँ पे हम आगे लेकर जा पाएँ। इसके साथ ही साथ भारत का पहला गर्ल्स स्कूल दैट इज़ भिडेवाड़ा स्कूल पुणे 1848 के अंदर इन्होंने को-फाउंड किया। फिर इन्होंने जो बच्चियों की कम उम्र के अंदर शादी हो जाती है उसको अपोज किया, जो दहेज प्रथा थी या फिर कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अपोज किया। फिर जो विडोज़ थी, ठीक है? उनको पहले दोबारा शादी करने की यहाँ पर अनुमति नहीं थी या रादर आई शुड से कि लोग करने नहीं देते थे, पर उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने अपनी यहाँ पे आवाज़ उठाई। सिमिलरली अगर हम बात करें बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन्होंने एस्टेब्लिश किया, जैसे नाम होता है ना बाल हत्या होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है? और साथ-साथ जो महिलाएँ हैं वल्नरेबल उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे काम किया। फिर इन्होंने दहेज प्रथा के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, वो हमने डिस्कस किया। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो एक तो है काव्या फूले, ये एक पोएट्री कलेक्शन है, एक ठीक है, मराठी वुमेन पोएट के द्वारा, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये पहली मतलब पोएट्री कलेक्शन थी जो इन्होंने यहाँ पे करी, काव्या फूले। इसके अलावा अगर हम बात करें बावन काशी सुबोध रत्नाकर, यहाँ पर इस वर्क के अंदर इन्होंने एजुकेशन और सोशल जस्टिस को प्रमोट किया। 1897 के अंदर जब ये प्लेग पेशेंट की सेवा कर रही थी ना, तो उनकी सेवा करते समय इनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस हुई एंड उसी से इनकी यहाँ पे भी डेथ हो जाती है। पर इनका जो कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन की फील्ड के अंदर, जो बच्चियों की आगे लेके जाने के अंदर, महिलाओं के राइट्स को आगे बढ़ाने के अंदर, तो वो जो कंट्रीब्यूशन था डेफ़िनिटली बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट आज के टाइम भी आपको सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है, वो आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देश भर के अंदर इनके नाम के ऊपर एस्टेब्लिश किए गए हैं, जो इनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, ग्रीन पैराडॉक्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज़ इन सिटीज़। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ अपने आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली ना कई बार जब हम पेड़ लगाते हैं, तो हमें लगता है कि पेड़ लगा के तो अच्छा काम किया और इनफैक्ट अच्छा काम है भी।
पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेड़ लगाने से कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई भारत की 761 मेगा सिटीज़ में हुई है, ठीक है? मतलब 105 देशों में हुई है 760 मेगा सिटीज़, जिनमें कुछ सिटीज़ भारत की भी थी। तो उनमें ये रिज़ल्ट हमें देखने को मिला। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो होता पता क्या है, आप जब पेड़ लगाते हो, तो पेड़ लगाने से ना 2 चीज़ें होती हैं, 2 प्रोसेस इन्वॉल्व्ड हैं पेड़ लगाने के साथ गर्मी या सर्दी होने के या फिर ज़्यादा से ज़्यादा से टेम्परेचर कंट्रोल करने के। देखो, एक पता क्या होता है, अगर मान लेते हैं आपने पेड़ लगाए, उससे एक तो होता है कूलिंग इफ़ेक्ट। कूलिंग इफ़ेक्ट कैसे होगा? इवेपोट्रांसपिरेशन की वजह से। देखो आप लोग जानते होंगे जैसे पत्ते होते हैं, ठीक है ना? पत्ते से कहीं न कहीं जो वाटर वेपर है वो रिलीज़ होते हैं, सॉइल से भी वाटर वेपर रिलीज़ होते हैं। तो अगर आपने एक जगह पे पेड़ लगाए हैं ना, उससे गर्मी दूर भागेगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे पत्तों ने क्या किया इवेपोट्रांसपिरेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी से भी पसीना निकलता है ना, वो भी एक कूलिंग सिस्टम ही है, वो भी एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम ही है एक तरह का। ठीक है? तो पेड़ लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हाँ, वहाँ पे कूलिंग इफ़ेक्ट होता है। पर कई बार ऐसा देखा गया कि पेड़ लगाने से थोड़ा वार्मिंग इफ़ेक्ट भी आता है। वो कैसे? देखो, आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एल्बिडो का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे। कितना सनलाइट आया, कितना सनलाइट रिफ्लेक्ट हुआ, उसको बोलते हैं हम एल्बिडो। अब जो लोग ज़्यादा सनलाइट अब्ज़ॉर्ब करते हैं और उसको रिफ्लेक्ट कम करते हैं, उनका एल्बिडो कम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पेड़ लगाते हो ना प प पत्ते वगैरह जो हो गया, तो वहाँ पर पता क्या होता है, वो सनलाइट को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एल्बिडो कम होता है। अब एल्बिडो कम होगा, तो उस केस में सनलाइट ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। सनलाइट ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, तो कहीं न कहीं वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो कंक्रीट सरफेस वगैरह हो गया, वो काफ़ी हद तक सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो उतना ज़्यादा हीट अब्ज़ॉर्प्शन नहीं होता। तो आपने नोटिस किया, पहला वाले में क्या हो रहा था, पेड़ों की वजह से आपकी कूलिंग हो रही थी। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, पेड़ों की वजह से गर्मी भी होती है। अब डिपेंड ये करता है कि दोनों में से कौन-सी चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अगर मान लो पेड़ों के होने से कूलिंग ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर मौसम पहले के मुकाबले से थोड़ा-सा ठंडा रहेगा। पर अगर पेड़ों के होने की वजह से वार्मिंग इफ़ेक्ट वाला एल्बिडो वाला सिस्टम ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर गर्मी बढ़ भी सकती है। अब ये जो रिसर्च हुई इसने ये देखा कि ऐसे एरियाज़ जहाँ बारिश वगैरह कम होती है, जहाँ एरिड सिटीज़ होती हैं, वहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे जब बारिश ही नहीं हो रही, तो पत्ते कहाँ से भाई वाटर वेपर वहाँ पे रिलीज़ करेंगे। तो जब जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ पहला इफ़ेक्ट कूलिंग वाला वो डोमिनेंट नहीं रहता है। वहाँ डोमिनेंट कौन-सा बन जाता है, गर्मी वाला इफ़ेक्ट। तो ऐसा देखा गया कि अगर ऐसा एरिया है, जहाँ बारिश-वारिश कम होती है, उतना पानी-वानी नहीं होता, वहाँ कूलिंग इफ़ेक्ट कोई ख़ास नहीं होता, वहाँ मेजरली होता है वार्मिंग इफ़ेक्ट और उस केस में क्या होता है, उस केस में ट्रीज़ प्लांट करने से गर्मी बढ़ जाती है। इसी को बोला जाता है ग्रीन पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता है मतलब जो आपने सोचा कुछ और पर हुआ कुछ और, राइट? तो एक्चुअल में इसने यही ये बताया कि भाई पेड़ लगने से ना 98% के अंदर तो कूलिंग हुई, पर कुछ ऐसी सिटीज़ थी जो 2% में आई, जहाँ पर कूलिंग ना होके वो एक्चुअली गर्म हो गई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ठीक है? ये है पैराडॉक्स। ठीक है? जहाँ पे वेजिटेशन नॉर्मली कूलिंग करता है, ड्राई प्लेसेस के अंदर वो कई बार उसको गर्म भी कर सकता है। तो ये यहाँ पे हुई और इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आया टेम्परेचर रेगुलेशन कैपेबिलिटी का। टेम्परेचर रेगुलेशन कैपेबिलिटी बात करता है, कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का। एक मान लो जहाँ पर आपने कुछ लगाया है, जैसे आपने पार्क में कुछ पौधे वगैरह लगाए हैं, एज़ कम्पेयर टू आस-पास का जो भी आपका बिल्ट अप एरिया है, आपके घर, आपकी आपकी सड़क वगैरह, तो उनमें कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, उसको बताता है। अगर नेगेटिव होता है, इसका मतलब जहाँ पेड़ लगाए हैं वो ठंडा वाला एरिया है, अगर पॉजिटिव होता है इसका मतलब पेड़ लगाने वाला एरिया आपका गर्म है। तो इस बार हमें यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमें ग्रीन पैराडॉक्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज़ इन सिटीज़ का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों अभी द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया इस कॉन्टेक्स्ट में, तो थोड़ा-सा हमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। देखो आप लोग अंडरस्टैंड करो 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। सेंसिंग होता है किसी चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व किया, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, पर यहाँ वर्ड है रिमोट। रिमोट मतलब आप ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि फिज़िकल कॉन्टैक्ट के साथ नहीं, बल्कि दूर से एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी एक्वायर कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सैटेलाइट है। आप कोई फिज़िकल कॉन्टैक्ट नहीं आपने किया पेड़ों के साथ, ना, ना। आपने यहाँ पे सैटेलाइट से, आपने ड्रोन से, आपने एयरक्राफ्ट से यहाँ पर क्या किया, आपने डायरेक्टली जो भी धरती के ऊपर हो रहा है ना, उसको सेंस करने की, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने की यहाँ पे कोशिश करी। ये होता है रिमोट सेंसिंग।
अब देखो इसमें ना अलग-अलग तरीके हो सकते हैं रिमोट सेंसिंग करने के। एक तो होता है आपका पैसिव तरीका, एक होता है आपका एक्टिव तरीका। फ़र्क समझो, पैसिव में पता क्या होगा? सेंसर्स जो भी लगे हुए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने आपको सैटेलाइट की बात करी, यहाँ सेंसर्स होंगे, ये सेंसर्स क्या करेंगे ना, ये नेचुरल एनर्जी को यहाँ पे डिटेक्ट करते रहेंगे, राइट? बट ऑन द अदर हैंड जब मैं एक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो सेंसर खुद अपनी एनर्जी को एमिट करेंगे, जैसे रडार हो गया या फिर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लिडार हो गया, वो वहाँ पे अपनी एनर्जी को एमिट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली सिग्नल उनके पास आते आएगा एंड इस तरह से वो एक्टिवली यहाँ पे काम कर पाएँगे। तो इस तरह से रिमोट सेंसिंग काम करती है। अब इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के अंदर हमारी ये मदद करता है। कहाँ-कहाँ पर कितने पेड़ कटे, क्लाइमेट चेंज कितना हुआ, ग्लेशियर कहाँ पर हैं, बायोडायवर्सिटी में क्या चेंजेज़ आए। एग्रीकल्चर में प्रिसिजन फार्मिंग आप जानते होंगे, सही मात्रा में सही इनपुट्स सही समय पे डालना इज़ कॉल्ड एज़ प्रिसिजन फार्मिंग, राइट? तो कितना टेम्परेचर में क्या चीज़ डालनी है, क्या इनपुट आना चाहिए, क्रॉप हेल्थ कैसी है, सॉइल मॉइस्चर कितना है, वो हर एक चीज़ बताता है। क्लोरोफिल कंटेंट कितना है वेजिटेशन के ऊपर, वो सब भी बता देता है। फिर फ्लड्स वगैरह को मॉनिटर करने के अंदर काम आता है, ओशियन वगैरह को देखने के अंदर, लैंड यूज़ को, ये सारे अलग-अलग काम आते हैं। ये सारी बातें ना आपके द हिंदू आर्टिकल में मेंशन्ड हैं एंड उन्हीं से मैं आपको ये बता रहा हूँ। इनफैक्ट इसके ऊपर यूपीएससी 2021 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कितने सारे क्वेश्चन्स रिपीट होते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेड़ों की हेल्थ को अंडरस्टैंड करना एंड यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर आर्टिकल में एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू नॉर्मलाइज्ड डिफरेंट वेजिटेशन इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? देखो एनडीवीआई, इसका मीनिंग यहाँ पर यही है कि आपको ना एक आइडिया मिलेगा एग्रीकल्चर में क्रॉप हेल्थ के बारे में। ये दरअसल में एनडीवीआई बात करता है डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन की। अगर मान लो किसी जगह के ऊपर बहुत सारे पेड़ हैं, तो उस केस में आपकी जो एनडीवीआई की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर वो कम हो रहा है तो कहीं न कहीं इसका मतलब है वहाँ पर कुछ न कुछ परेशानी या कुछ दिक्कत चल रही है, पेड़ों की डेंसिटी वहाँ पे कम है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी इनफैक्ट इसी एनडीवीआई का इस्तेमाल करता है अपनी असेसमेंट करने के लिए। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ को मैप करना हो तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वाटर इंडेक्स का। अब इसमें क्या होगा? देखो एक्चुअली ना मैंने आपको बताया जैसे रिमोट सेंसिंग होती है तो सेंसर्स डिटेक्ट करते रहते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर पता क्या होगा? यहाँ पर हमें पता लगता रहेगा कि एनडीडब्ल्यूआई से कितना ज़्यादा पानी वहाँ पे प्रेज़ेंट है। कल को अगर मान लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होने की कोशिश हो गई तो कहीं न कहीं हमें पता लग जाएगा कि फ्लड्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पर जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, वो भी यहाँ पे काम में आता है। यहाँ पर भी क्या होता है माइक्रोवेव जो होते हैं ना उसका हम इस्तेमाल करते हैं धरती की इमेज को कैप्चर करने के लिए। वो अपनी एनर्जी भेजेगा, अकॉर्डिंगली सिग्नल जो हमारे पास आएगा तो उससे हमें पता लगता रहेगा। तो मल्टीपल रेडार सिग्नल को इस तरह से कंबाइन करते हैं, उसी को बोलते हैं हम सिंथेटिक अपर्चर रेडार जो हमें अच्छी-अच्छी रेज़ोल्यूशन की इमेजेस हमें यहाँ पे देता है। इनफैक्ट जब हमने नासा, इसरो, निसार सैटेलाइट हमने डिस्कशन किया था, उसमें भी इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसके देखने को मिल जाएँगे। इनफैक्ट अगर हमें पता करना है कि ज़मीन के अंदर किस तरह के मिनरल्स हैं, तो उसके बारे में एक आइडिया हमें यहाँ पे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी से मिल जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में राजस्थान के अंदर कॉपर मिनरलाइज़ेशन के लिए अलवर बेसिन में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था रिमोट सेंसिंग का। जहाजपुर, गडक शिस्ट बेल्ट में भी इस्तेमाल हुआ। तो पता लग जाता है ज़मीन के अंदर अच्छा कॉपर हो सकता है क्या? चांसेस है क्या वहाँ पे लिथियम होने के? तो एक आइडिया मिल जाता है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इन्हीं एप्लीकेशंस के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन आया था कि क्या-क्या एप्लीकेशन इसके हो सकते हैं। तो आई होप आपको रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगला टॉपिक जो हमें आज डिस्कस करना है वो है व्हाइट बेलिड हेरॉन के बारे में। इसको देखो समझेंगे, पर एक्चुअली ना पहले मैं आपको थोड़ा-सा मैप दिखाता हूँ। देखो आप यहाँ पे समझना, ये हम आ चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर आपको एक रिवर दिख रही होगी, थोड़ा-सा आई नो थोड़ा ब्लर्ड मैप है, ये लोहित रिवर आपको देखने को मिलती है। दोस्तों जो लोहित रिवर है ना, ये दरअसल में हमारी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, उसकी आपको एक बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाएगी। अब इसी लोहित रिवर के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है, दैट इज़ कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दोस्तों ये 1200 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर का मतलब होता है जहाँ पर आप पानी ज़्यादा सेव नहीं करते, जो पानी आता जा रहा है, पानी का नदी का नेचुरल फ्लो है, वो टरबाइन फ्लो करता है, मतलब टरबाइन को मूव करवाएगा। स्टोरेज ना के बराबर होगी, कोई बहुत बड़ा डैम नहीं होगा, इट इज़ जस्ट वो नेचुरल फ्लो के माध्यम से ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये बनाया गया है लोहित रिवर के ऊपर इन द अंजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है?
अब आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जब इस तरह से डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो उस समय किया जाता है क्या, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, कि इस डैम के बनने से क्या इम्पैक्ट होगा वहाँ की इकोलॉजी को, है ना, ये सब चीज़ें करी जाती हैं। पर यहाँ पे जो EIA रिपोर्ट बनाई गई ना, वहाँ व्हाइट बेलिड हेरन का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। जबकि अगर हम बात करें, ये पूरा जो एरिया है ये बहुत फेमस है स्पीशीज के लिए, पर कोई जिक्र ही नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब देखो, एक बात हम कहते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को साथ में लेके चलो। इस केस में ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी सरकार एनवायरनमेंट को पूरा भूल चुकी है। उसका ये है कि भाई हाँ, इकोनॉमी पे ध्यान दो। पर देखो ऐसा तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा हम ही ध्यान दे लेते हैं। तो ये आपको पिक्चर में दिख रहा है व्हाइट बेलिड हेरॉन। दरअसल में ना दुनिया में जो सबसे बड़ा हेरॉन होता है उसको हम बोलते हैं गोलायथ हेरॉन। पर सेकंड लार्जेस्ट जो हेरॉन होता है वो होता है आपका व्हाइट बेलिड हेरॉन। अब ये काफी रेयर बर्ड है। इनफैक्ट ना आज के समय दुनिया में 250 से भी कम व्हाइट बेलिड हेरॉन रह चुके हैं। 250 से भी कम, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। इसीलिए इनका IUCN स्टेटस आपको क्रिटिकल इंडेंजर्ड देखने को मिलेगा। शेड्यूल 1 के अंदर है, WPA के अंतर्गत। तो देखो एक तरफ इतना ज्यादा दिक्कत में ये बेचारा बर्ड है, हमारी सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। चलो कोई बात नहीं। बाकी ये कहीं ना कहीं रहता है स्वैम्प फॉरेस्ट में, फॉरेस्टेड रिवर सिस्टम के अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे ऐसी नदियां पसंद है जहां पर कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। लंबे लंबे ट्रीज जो होते हैं ना, वहां पे अपने ये पेड़ यहाँ पे जो नेस्ट है वहां पे बनाता है। बाकी इसको थोड़ा अकेले खाना ज्यादा पसंद है, सॉलिटरी फीड होता है। बाकी आपके फिश के ऊपर लार्ज क्रे फिश, इनको यहाँ पे ज्यादा ये कंज्यूम करता है। आज के समय मोस्टली आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, भूटान, बांग्लादेश, इन एरियाज में आपको देखने को मिल जाएगा। और भारत में नामदफा नेशनल पार्क, कामलांग टाइगर रिजर्व यहाँ पर मेजरली आपको देखने को मिलेगा। डैम्स बनने की वजह से, इनकी हंटिंग होने की वजह से, ह्यूमन डिस्टर्बेंस से, या फिर अगर आपने पानी को ज़्यादा डिग्रेड वगैरह किया, उससे कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और इसी सब वजह से इनकी जो संख्या है आज के समय 250 से भी कम यहाँ पे रह चुकी है। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे कदम यहाँ पे उठाएं। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात क्वेश्चंस की, तो देखो आज से हम अपना पॉलिटी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में आया, तो प्लीज़ इसका आंसर मुझे आप कमेंट्स में बताना। देखो अगर आप ना इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो और आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इसका मीनिंग दो चीज़ें हैं। देखो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत का। लक्ष्मीकांत छोड़ो, आपको कोई भी रैंडम बुक आपने उठाई, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसका मतलब पता क्या है, या तो आपने बेसिक बुक्स ढंग से नहीं पढ़ी, या दूसरी बात है आपने बेसिक बुक्स ढंग से पढ़ी थी और आपने उनका रिवीजन अच्छे से नहीं किया हुआ। तो जो भी आपको कमी है ना, प्लीज उसके ऊपर काम कर लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप एग्जाम में मिस नहीं कर सकते। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि हाँ बहुत कम लोगों को आता होगा, नहीं। ये एज इट इज साफ साफ स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मेंशन है लक्ष्मीकांत, या इवन किसी भी बुक के अंदर। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट से बताना। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 2023 में आया था क्वेश्चन, और ये भी एक काफी आसान क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के माध्यम से डेजिग्नेट किया गया था। ये चीज आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आती है, तो प्लीज इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, कल मैंने आपको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दो क्वेश्चंस दिए थे, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर बात करी गई है एक स्टेटमेंट के बारे में, क्वेश्चन पे आएंगे, पर देखो यार एक्चुअली मैं इसका आंसर तो आपको बता दूंगा, बट आप ध्यान में अंडरस्टैंड करो, आपको ना जो भी आंसर है उसके अलावा जो बाकी तीन ऑप्शन है उनका भी अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता ही देता हूँ, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये दरअसल में पता क्या होता है, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था जिस दिन हमने, आई थिंक आज से 5-6 दिन पहले प्रीलिम बूस्टर के अंदर। दरअसल में जो बैंक्स है ना, वो इशू करते हैं CD। अगर मान लो बैंक्स को पैसे की जरूरत होती है, तो यहाँ पर बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं। ये अपने आप में एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेसिकली ये मनी मार्केट के अंदर ही आते हैं। और ये एक तरह से ना जैसे आपका FD नहीं होती, बस छोटे समय के लिए FD है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक को मान लो 1 करोड़ चाहिए, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर दिया 1 करोड़ का, लेट्स से फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। ठीक है, तो ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो आपके बैंक इशू करते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसा रेज करने के लिए। फिर दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ कमर्शियल पेपर भी डिस्कस किया था। ये भी UPSC का PYQ ऑलरेडी भी आ चुका है और 2019 में ऑप्शन में भी था। देखो CP क्या होता है, कमर्शियल पेपर, ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और ये अनसिक्योर्ड होता है जो कंपनीज इशू करती हैं। मान लो किसी कंपनी को, और खासकर अगर हम बात करें ना, ये उनके लिए होता है जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है। तो अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसकी रेटिंग अच्छी है
और वो पैसा रेस करना चाहती है, तो बिना कोलैटरल दिए हुए यानी कि अनसिक्योर्ड लोन रेस कर सकती है कमर्शियल पेपर को इशू करके। ये होता है सीपी। फिर एक आ जाता है आपका प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट मतलब एक सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मान लो मैंने आपको एक मैं हूँ आप हो, मैंने आपको एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया। अब इस नोट में पता क्या लिखा होगा कि भाई मैं आपको एक सर्टेन टाइम के बाद, मान लो आज से 6 महीने या किसी भी टाइम के बाद, मैं आपको 1 लाख रुपया पे करूंगा। दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, एक रिटर्न प्रॉमिस मैं आपको दे रहा हूं कि मैं एक सर्टेन अमाउंट आपको एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर दूंगा। इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। और आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? पार्टिसिपेटरी नोट। अब ये बड़ा अपने आप में इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसको हम लोग पी नोट के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है पी नोट? देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक कोई इन्वेस्टर है, वो बैठा है किसी दूसरी कंट्री, मान लो यूएसए के अंदर। अब वो चाहता है भारतीय मार्केट में पार्टिसिपेट करना। फॉर एग्जाम्पल भारत के स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, इन सबको यहाँ पे वो खरीदना चाहता है। ठीक है, पर वो पता क्या करता है, वो सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहता। तो उस केस में वो क्या मदद ले सकता है? वो मदद ले सकता है पार्टिसिपेटरी नोट की। पार्टिसिपेटरी नोट दरअसल में ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स करते हैं, जो भारतीय मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिना रजिस्टर किए हुए। तो दरअसल में ये वही बात की जा रही है कि रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इशू करेंगे किसको? ओवरसीज इन्वेस्टर। ओवरसीज मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होगा, जो ऐसे इन्वेस्टर्स को इशू करते हैं जो भारत की मार्केट का पार्ट बनना चाहते हैं बिना खुद को रजिस्टर किए हुए। तो भाई क्लियरली ये आंसर ऑप्शन डी है। देखो होता पता क्या है, कई बार हम पीवाईक्यूज करते हैं, हम आंसर पता होता है, हम कर के निकल जाते हैं, पर भाई जरूरी थोड़ी है कि अगले साल ही पी नोट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इनके ऊपर भी आए। और आए क्या मतलब, कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के ऊपर क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ ही चुका है। तो हमें इनके बारे में कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। कंप्लीट क्लैरिटी होगी भाई तभी प्रीलिम्स के अंदर अच्छा मार्जिन के साथ आप अपना प्रीलिम्स क्लियर करोगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था कि इनमें से कौन सा ऐसा मेजर है जो नहीं लेना है सरकार को या आरबीआई को, ताकि वो रुपए की स्लाइड को रोक पाए। स्लाइड होता है ना, स्लाइड होता है गिरना। ठीक है, रुपया जब गिरता है उसको रोकने के लिए कुछ कदम लिए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा कदम है जो नहीं लेना? देखो एक तो आप ध्यान रखो, आप प्लीज इस बात को पढ़ा करो कि यहाँ लिखा हुआ है नहीं लेना। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे अगर रुपया कमजोर हो रहा है तो रुपये को मजबूत करना पड़ेगा। रुपये को मजबूत कैसे करेंगे? देखो, या तो आप रुपए की डिमांड बढ़ा दो। अगर आप रुपए की डिमांड बढ़ा दोगे तो कहीं ना कहीं रुपया मजबूत होगा। प्लस एट द सेम टाइम या तो रुपए की सप्लाई कम कर दो। जैसे रुपए की सप्लाई कम हो जाएगी, और जिस चीज की सप्लाई दुनिया में कम होती है अकॉर्डिंगली वो ज्यादा एक तरह से अप्रिशिएट करता है। तो हमें मोटा मोटा ये चीजें करनी है अगर रुपए को मजबूत करना है। और यहाँ पे क्योंकि नॉट लिखा हुआ है तो उसका उल्टा कर दो कि डिमांड को या तो कम कर दो या उसकी सप्लाई बढ़ा दो। अब देखो अगर आप ऑप्शन डी देखोगे ना, तो आप क्लियरली देख पाओगे कि अगर हम यहाँ पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, उससे पता क्या होगा? उससे इंटरेस्ट रेट क्या होंगे? कम होंगे। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कहीं ना कहीं जो विदेशी लोग हैं वो भारत से अपने डॉलर्स निकाल के विदेशों में चले जाएंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्यों ही कोई भारत में इन्वेस्ट करेगा। तो डॉलर्स इंडिया से बाहर, डॉलर इंडिया से बाहर, तो उस केस में क्या होगा? डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। डॉलर डिमांड बढ़ती जा रही है तो भाई रुपया और कमजोर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या कह रहा है? इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें रुपए को मजबूत करना था तो ये काम नहीं करना। पर यहाँ पे क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, सो दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए बात कर रहा है इंपोर्ट अगर हमने कर्ब कर दिए, कर्ब मतलब रोक दिए या कम कर दिए, उससे हमारे देश में अननेसेसरी जो इंपोर्ट हैं अब वो नहीं होंगे। अननेसेसरी इंपोर्ट नहीं होंगे तो डॉलर्स हमें खर्च नहीं करने पड़ेंगे। डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे तो उस केस में आपको रुपया जो है वो कमजोर नहीं होगा। तो इससे रुपया कमजोर नहीं होता, वन से। बाकी दूसरी बात करें, अगर आप मसाला बॉन्ड्स होंगे, मसाला बॉन्ड्स में क्या होगा? तो जो आपने उधार लिया है ना, वो रुपीस की टर्म में लिया है, इट इज रुपी डिनोमिनेटेड डेट। एंड उस केस में आप नोटिस कर पाओगे कि उससे भी आपका प्रेशर नहीं पड़ेगा आपके रुपये के ऊपर। एंड इससे तीसरा भी सेम बात यही है कि अगर आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग को आसान करा दिया तो उससे बाहर से बोरिंग आसान हो जाएगी। उससे कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे डॉलर्स आ जाएंगे, तो आपके फॉरेक्स का डेफिसिट है एक तरह से
उसको आप ठीक कर पाओगे, उससे आपके रुपया कमज़ोर नहीं होगा, पर एक्सपेंशनरी पॉलिसी से रुपया ज़रूर कमज़ोर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट बन जाएगा। रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था आपका नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, ये क्या है? दोस्तों ये कोई स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, ये दरअसल में एक सेल्फ हेल्प नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। सोमनाथ टेम्पल, दोस्तों ये आपका वेरावल मैंने आपको जगह बताई थी गुजरात के अंदर, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ना कि मध्य प्रदेश में, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। बाकी कोलैटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये तो बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो दैट इज करेक्ट। और नोटिफाइबल डिजीज भी वही डिजीज होती है जहाँ पर जो आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, वो सरकार को बताना कंपलसरी हो जाता है उन डिजीज के अंदर, अगर उनके पास कोई पेशेंट आता है, तो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।